अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में शामसा खाना लेकर तीतन के पास पहुंचता है और उसे कहता है, हमारे अरतुल साहब ने आपके लिए खाना भेजा है। तीतन कहता है, क्या अरतुल साहब हर शख्स की ऐसे ही मदद करते हैं जो मुश्किल में हो? शामसा कहता है, वो तो मजलूमों और मुश्किल में गिरे लोगों के लिए एक उम्मीद है। वो सिर्फ सही और गलत को देखते हैं। फिर शामसा उससे पूछता है, क्या आपके बीवी बच्चे भी हैं? तीतन कहता है, हाँ थे, लेकिन डाकुओं ने एक दफा हमारे काफिले पर हमला करके मेरे 2 बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया था। शामसा कहता है, माफ करना, मैंने आपके पुराने जख्म ताज़ा कर दिए। तीतन कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला रहने में मानूस हो चुका हूँ। फिर शामसा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में अरतुल कहता है, कारा जैसर किला फतह करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर अरतुल के सब साथी बहुत खुश और पुरजोश हो जाते हैं। हकीम अरतुक पूछता है, हम कब किले पर हमला करेंगे सरदार? अरतुल कहता है, तुर्गत की शादी वाली सुबह को, क्योंकि उस वक्त आरिश ये सोच रहा होगा कि हम शादी के मामलात में मसरूफ हैं और उसे हमले की बिल्कुल तवक्को नहीं होगी। ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा होगा तुर्गत। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तुर्गत कहता है, इस तरह के तोहफे के लिए मेरी जान भी कुर्बान है सरदार। फिर अरतुल हमले की मनसूबाबंदी के बारे में बताते हुए कहता है, किले का दरवाजा सुबह सवेरे खुलता है और सूरज ग्रूब होते वक्त बंद हो जाता है। अब्दुर्रहमान तुम सिपाहियों को लेकर किले में दाखिल होगे जो ताजरों के बेस में होंगे। वहां तुम्हें अरसेज मिलेगा। आप दोनों किले का जायजा लोगे कि आरिस ने क्या क्या एहतियाती तदाबीर ली हुई हैं। मैं वहां मौजूद हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। किले का दरवाजा बंद होने से पहले तुम किले से निकल आओगे और सीधे जावेदार कबीले में आ जाओगे। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। हकीम अरतुक पूछता है, लेकिन बाकी सिपाही अंदर जाकर क्या करेंगे सरदार? अरतुल कहता है, ये सिपाही किले का दरवाजा बंद होने से रोकेंगे, क्योंकि जब हम हमले के लिए जाएंगे तो आरिस के सिपाही हमें देखकर किले का दरवाजा बंद कर सकते हैं। और कल मैं मेहमान बनकर आरिस के पास जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मुझ पर एतमाद करते हुए सुकून की नींद सो जाए। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। जावेदार कबीले में खुशी का समा था, क्योंकि आज असलान की शादी होनी थी। असलान साहब औरतों से मुखातिब होकर कहती है, खाने और खिदमत के मामलात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतने में बहादुर की बीवी कराजा वहां आ जाती है और असलान को कहती है, तुमने अरतुल के साथ मिलकर हमारे बेटे को यहाँ से बेदखल करवा दिया और अब अपनी शादी की तैयारियां कर रही हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। असलान कहती है, अगर आपके बेटे को आदाब और रवायात आते होते तो वो बेदखल ना होता। हर किसी के साथ वही हुआ है जिसका वो हकदार था। दूसरी तरफ कारा जैसर में बारिश शुरू हो चुकी थी। अब्दुर्रहमान कुछ सिपाहियों को लेकर किले में दाखिल हो जाता है। वो सब ताजरों के बेस में थे। अब्दुर्रहमान इर्द गिर्द का जायजा लेने लगता है। एक जगह उसकी मुलाकात अरसे से हो जाती है। अब्दुर्रहमान उसे बताता है कि किले को फतह करने का वक्त आ गया है। अरतुल साहब चाहते हैं कि हम दोनों किले का जायजा लें और आरिस की एहतियाती तदाबीर देखकर अरतुल साहब को खबर दें। अरसिस कहता है, आप मेरे पीछे आओ। फिर वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अरतुल किले की तरफ रवाना होने के लिए तैयार था, क्योंकि आज वो मेहमान बनकर आरिस के पास जाना चाहता था। हलीमा सुल्तान से मिलने के बाद वो मरकजी खेमे में आ जाता है। तुर्गत उसे बताता है कि अब्दुर्रहमान सिपाहियों को लेकर किले में घुस गया है। इतने में शामसा अंदर आकर कहता है, ताजिर दरियाओ साहब से मिलना चाहता है सरदार। अरतुल कहता है, उसे अंदर ले आओ। फिर तीतन अंदर दाखिल होता है। अरतुल उसे बैठने को कहता है। बैठने के बाद तीतन कहता है, आपके हुजूर पेश होना मेरे लिए शर्फ की बात है अरतुल साहब। अरतुल कहता है, शुक्रिया दरियोस, मुझे अफसोस है जो आपके साथ हुआ। तीतन कहता है, मैं आपकी वजह से मौत से बच गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। अरतुल कहता है, शुक्रिया। तो आप एक ताजिर हो, आप किस चीज की तिजारत करते हो? तीतन कहता है, हर चीज जो मेरे लिए मुनाफा बख्श होती है। अरतुल कहता है, हमारे कबीले के करीब तो डाकू आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर आप गवर्नर आरिस की बजाय हमारे पास क्यों आए हो? तीतन कहता है, ये मैं नहीं जानता, मैं बेहोश था। खुदा का शुक्र है कि मेरा घोड़ा मुझे यहाँ ले आया, वरना मैं मर चुका होता। अरतुल कहता है, ठीक है, आप हमारे मेहमान हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। आपकी सारी जरूरियात पूरी की जाएंगी। तीतन कहता है, शुक्रिया अरतुल साहब, खुदा आप पर रहमत फरमाए। फिर अरतुल उसे जाने को कहता है। तीतन उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अरतुल कहता है, तुर्गत, अपने सिपाहियों को कहो कि इस आदमी से ध्यान मत हटाना। इसके बाद वो सब कारा जैसर किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरतुल और उसके साथी किले में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ आरिस अपने कमांडर से पूछता है, क्या सब तैयारियां मुकम्मल हैं कोस्तास? कोस्तास कहता है, उनके खुश आमदीद के लिए हर चीज तैयार है हुजूर। कुछ ही देर में अरतुल वहां पहुंच जाता है।
आरिस कहता है, खुश आमदीद अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, खुश आमदीद गवर्नर आरिस। फिर अर्तुल घोड़े से उतर आता है। आरिस कहता है, हाकिम आला बनने पर आपको मुबारकबाद है अर्तुल साहब। मैं आपको ये सफेद झंडा तोहफे में देना चाहता हूँ ताकि हमारे दरमियान अमन कायम रहे। मुझे उम्मीद है कि ये कभी दागदार नहीं होगा। अर्तुल कहता है, शुक्रिया गवर्नर आरिस। फिर वो अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुल का बेटा गुंदुज कबीले के बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में तीतन भी करीब खड़ा होकर उसे देखने लगता है और दिल में कहता है, तो तुम अर्तुल के बेटे गुंदुज हो, तुम अपने बाबा के करतूतों की कीमत चुकाओगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे दोस्ती करनी होगी। दूसरी तरफ कारा जैसर में अर्तुल और आरिस की मुलाकात जारी थी। बाहर दरवाजे पर मारिया सिपाहियों से पूछती है, क्या गवर्नर आरिस अभी तक अर्तुल साहब के साथ हैं? सिपाही कहते हैं, हाँ। फिर मारिया तुर्गुत और बामसी को देखकर कहती है, तो आप अर्तुल साहब के सिपाही हो। मैंने काई कबीले की काफी शोहरत सुनी है, आज आपको देख भी लिया। तुर्गुत कहता है, मेरे ख्याल में आप निकाया से आई हो और शाही खानदान से हो, वरना आप हमें देख चुकी होती। मारिया कहती है, मैं शाही खानदान से नहीं हूँ, बल्कि मुझे गुलामों के ताजिर सिमको ने तोहफे के तौर पर गवर्नर आरिस के हवाले कर दिया था। ये कहकर मारिया वहां से चली जाती है। अंदर अर्तुल और आरिस सामने सामने बैठे थे। अर्तुल कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में डाकुओं ने हल्ली बाजार के ताजरों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपने उनकी हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आरिस कहता है, इस इलाके में ताजरों की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी थी अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, माजी में जो हो गया वो हो गया। अब हम मिलकर हल्ली बाजार की तिजारत को बहाल करेंगे और मिलकर डाकुओं से लड़ेंगे। आरिस कहता है, बहुत अच्छे। आपसे ये अल्फाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कोई बेवकूफ ही होगा जो ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अर्तुल उससे हाथ नहीं मिलाता और कहता है, अब मैं किला देखना चाहता हूँ और मुसलमान ताजरों के मसाइल सुनना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ आओगे? आरिस कहता है, चलें अर्तुल साहब। दूसरी तरफ अरसेज और अब्दुर्रहमान कारा जैसर में एक दुकान में मौजूद थे। अरसेज एक कागज पर सारी खुफिया मालूमात लिख रहा था। फिर वो कागज अब्दुर्रहमान को देते हुए कहता है, इसमें किले के सिपाहियों के बारे में मुकम्मल मालूमात लिखी हुई है। फिर अब्दुर्रहमान वहां से चला जाता है। बाहर अर्तुल आरिस के साथ किले का जायजा लेने में मसरूफ था। वहां के ताजिर अर्तुल को सलाम और नेक ख्वाहिशात दे रहे थे। आरिस कहता है, ताजिर आपसे कितना प्यार करते हैं, ये देखकर आपसे ना चलना मुमकिन नहीं है। आप इनका एतमाद कैसे हासिल करते हो? अर्तुल कहता है, इंसाफ से। मैं इनके साथ इंसाफ का खजाना बांटता हूँ। आरिस कहता है, आप बहादुर आदमी हो अर्तुल साहब। आपके साथ अमन रखना मेरे लिए शर्फ की बात है, लेकिन अगर एक दिन ये अमन खत्म हो गया तो आप जैसे बहादुर दुश्मन का होना भी मेरे लिए शर्फ की बात होगी। फिर अर्तुल को वो ख्याल आता है जब आरिस ने उसके लिए जाल बिछाया था। इसके बाद अर्तुल कहता है, मैं भी एक बहादुर दुश्मन को देखना चाहता हूँ आरिस, ना कि वो गलीज कीड़े जो जाल बिछाते हैं और अपने चेहरे छुपा लेते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान जो करीब ही खड़ा था वो अर्तुल को इशारा करता है कि काम हो गया है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जवदार कबीले में बहादुर असलान के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं यहाँ पूछने आया हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? असलान कहती है, नहीं बहादुर साहब, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप मेरे लिए परेशान ना हो। बहादुर कहता है, मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया है, लेकिन आखिरकार तुम मेरी भतीजी हो। असलान कहती है, आपने यहाँ आते ही मेरे कबीले पर कब्जा करने की कोशिश की, मुझे डराया और हत्ता कि मेरे खेमे में तुर्गत अल्प को खंजर घोंप दिया। इसलिए इस खुशी वाले दिन आप मुझसे और मेरे खेमे से दूर रहें। फिर बहादुर वहां से चला जाता है। काय कबीले में तीतन बच्चों को एक कहानी सुना रहा था। गुंदुज उसके साथ बैठा हुआ था। तीतन एक परों वाले घोड़े के बारे में उन्हें कहानी सुना रहा था। गुंदुज पूछता है, क्या वो घोड़ा अभी भी जिंदा है और क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तीतन कहता है, हाँ वो जिंदा है। इस वक्त तो तुम नहीं देख सकते, लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम उसे कहाँ देख सकते हैं। गुंदुज कहता है, मैं समझ गया। दूसरी तरफ हाइमा खातून और बाकी औरतें जावदार कबीले में असलान के पास पहुंच गई थीं, क्योंकि रात को असलान की शादी थी। हलीमा उसे कुछ तोहफे देती है। असलान बहुत खुश हो जाती है और उन सब का शुक्रिया अदा करती है। फिर हलीमा उसे शादी का जोड़ा दिखाते हुए कहती है, ये मैंने और अफसा खातून ने तैयार किया है, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। असलान शादी का जोड़ा देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ वापसी के सफर पर रवाना हो गया था। लगेगा। असलान शादी का जोड़ा देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ वापसी के सफर पर रवाना हो गया था। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। जावदार कबीले में तुर्गत और असलान की शादी शुरू हो चुकी थी। एक मौलवी साहब उनका निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं। तुर्गत और असलान 3-3 बार कहते हैं, कबूल है। अर्तुल और बामसी निकाह के गवाह बनते हैं। फिर सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, जिसमें उन दोनों के लिए बहुत सी दुआएं मांगी जाती हैं।
आखिर में मौलवी कहता है, सूरत फातिहा पढ़ें। सब लोग सूरत फातिहा पढ़ने लगते हैं। इस तरह दुआ मुकम्मल हो जाती है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। Guys, welcome back to